हेलो स्टूडेंट्स, देखो अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने नॉन इक्वेशन से डील किया और नॉन इक्वेशन से डील करने के बाद मैंने आपको उसका बहुत सारे एप्लीकेशंस बताए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, जिसमें हमने दो टाइप डिस्कस किए थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल और एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। देखो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स टू फॉर्म अ न्यू हाफ सेल। आप यहां पर क्या करोगे, दो हाफ सेल रिएक्शंस को मिलाकर नेट सेल रिएक्शन नहीं बनाओगे। अभी तक आप क्या करते थे, जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दी कि Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Zn एंड Cu चेंजेस टू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक हाफ सेल रिएक्शन होती थी, ये दूसरी हाफ सेल रिएक्शन थी। दोनों को ऐड करके आप एक नेट सेल रिएक्शन जनरेट करते थे। कैसे? Zn2 प्लस Cu गिव्स Cu2 प्लस 2 Zn करते थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते थे, कैंसिल। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां आपने दो हाफ सेल्स को ऐड कर एक नेट सेल रिएक्शन जनरेट की। तो हम अब इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जहां पर हम दो हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करके एक नई हाफ सेल रिएक्शन बनाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मैं रिएक्शन लेता हूं Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Fe2 ये आपके पास एक रिएक्शन है। दूसरा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू है आपके पास Fe। तो आपके पास इन दोनों रिएक्शन से आपको एक नई रिएक्शन बनानी है, दैट इज Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Fe। ठीक, तो देखो ये एक हाफ सेल थी, दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ हाफ सेल रिएक्शन। बताओ मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या ये एक नेट सेल रिएक्शन होगी? नहीं, ये भी कैसी रिएक्शन है, एक हाफ सेल रिएक्शन है। आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, यहां दो हाफ सेल को ऐड कर रहा हूं तो नेट रिएक्शन मिल रही है, यहां दो हाफ सेल को ऐड कर रहा हूं तो हाफ सेल कैसे मिलेगा? तो ध्यान से देखो, यहां पे जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हो तो ऐसे ऐड करते हो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद जो नेट रिएक्शन बनी उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना, एक नेट सेल रिएक्शन में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, सॉलिड मिलेगा, लिक्विड, लेकिन साथ में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, नेट सेल रिएक्शन। जबकि यहां देखो, क्या हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट किया? बिल्कुल नहीं किया। फाइनल रिएक्शन देखो, फाइनल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए दिख रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट साइड या राइट साइड इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं तो वो कभी भी कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, यही डिफरेंस होता है हाफ सेल और नेट सेल में। नेट सेल रिएक्शन में आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन लिखे हुए नहीं मिलेंगे, जबकि हाफ सेल में हमेशा क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां मैंने दो हाफ सेल को ऐड करके एक नई हाफ सेल रिएक्शन बनाई है। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रही है? तो पहले तो मैंने देखना सीख लिया कि ये दो हाफ सेल को ऐड करने पर नेट सेल कब बनता है और हाफ सेल कब बनता है। इस तरह से हाफ सेल बनेगा। अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो मैं उसको एक हाफ सेल रिएक्शन बोलूंगा। अब मान लो इसका ई सेल है E1, इसका ई सेल है कुछ E2 या स्टैंडर्ड पोटेंशियल E1 नॉट, इसका E2 नॉट। तो बताओ थर्ड रिएक्शन का जो पोटेंशियल होगा E3 नॉट, वो E1 नॉट प्लस E2 नॉट नहीं होगा। एक और चीज ध्यान रखना, EMF, हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, EMF एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। मतलब EMF सेल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, सेल के अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता है। खैर छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। आप तो ध्यान रखना, आप कभी भी दो रिएक्शंस को अगर ऐड कर रहे हो तो उनके EMF को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आप दो हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो आप उनके E0 सेल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप डायरेक्टली किसको ऐड कर सकते हो? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कभी डायरेक्टली ऐड नहीं होती हैं, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिशन को फॉलो करती हैं। तो बताओ यहां एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G। तो अगर इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा G1, इसकी है डेल्टा G2, तो बताओ ये रिएक्शन इन दोनों को ऐड करने से आ रही है। अगर ये रिएक्शन इन दोनों को ऐड करने से आ रही है तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा G3 होगा वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर होगा। ये आप ध्यान रखना, आप दोनों रिएक्शंस के EMF को ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इनके डेल्टा G को ऐड कर सकते हो। इस रिएक्शन का डेल्टा G प्लस इस रिएक्शन का डेल्टा G
विल बी इक्वल टू इस रिएक्शन का डेल्टा जी। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो आप डेल्टा G3 को लिखते डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। तो जो ऑपरेशन आप रिएक्शंस पे अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन आपको किस पे अप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शंस के ऊपर। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो इसी को अपना कंसेप्ट लेकर मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं फॉर्म को, और देखते हैं कैसे हम रिएक्शंस के लिए ईएमएफ या फिर मतलब जो नेट सेल रिएक्शन बनेगी उसका हम ई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते, देखो एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम इस फॉर्म को जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अगर रिएक्शन लिख रहा हूं कि आपके पास है Fe2+, इसको आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ये कन्वर्ट होगा Fe सॉलिड के अंदर, ठीक। इसके लिए आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट इज -0.447 वोल्ट। सेकेंड रिएक्शन आपके पास Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट होता है Fe2+ में, और इसके लिए आपको इसको E1 नॉट बोल रहा हूं, इसको E2 नॉट बोल रहा हूं। ई नॉट दिया हुआ है +0.771 वोल्ट। और आपको इस रिएक्शन के लिए Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, इस रिएक्शन के लिए आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो भी आपको रिएक्शन दी हुई हो इन रिएक्शन से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस रिएक्शन को जनरेट करो, ठीक। आप चाहो तो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जो ऑपरेशन आप रिएक्शन पे अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन आप रिएक्शन के डेल्टा जी पर भी अप्लाई करोगे। किस पर अप्लाई करोगे, डेल्टा जी। बताओ क्या इसका ईएमएफ E1 नॉट प्लस E2 नॉट के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूं। तो ये तो क्वेश्चन से बाहर हो गया कि मैं E नॉट को E1 प्लस E2 लिख दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे इस रिएक्शन का ईएमएफ पता करना है, यानी E नॉट सेल पता करना है, तो मुझे यहां डेल्टा जी में डील करना होगा। किस में डील करना होगा, डेल्टा जी। बताओ डेल्टा जी और ई नॉट में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल होता है -NF ई नॉट सेल होता है। तो डेल्टा जी नॉट भी कितना हो गया, -NF ई नॉट सेल। यहां पर एन क्या होता है, एन फैक्टर, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। आओ डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G1 लिखना चाहूं, बताओ यहां पर एन कितना है, 2, और ई नॉट के लिए कितनी है, -0.447। तो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी -n, n की वैल्यू हो गई 2 इंटू F इंटू ई नॉट। बताओ ई नॉट कितना हो गया, -0.447 लिख सकता हूं। बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी, इसको डेल्टा G2 बोल रहा हूं। बताओ डेल्टा G2 कितना होगा, -n, n कितना होगा यहां पे 1 इंटू F इंटू इसका ई नॉट कितना हो गया, 0.771। सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा G3 लिखना चाहूं या डेल्टा G3 नॉट लिखना चाहूं तो बताओ n, यहां n कितना हो गया, 3। तो 3 इंटू F इंटू इसका ई नॉट तो मुझे पता नहीं है, तो इंटू ई नॉट 3 लिख लूं इसको मैं, और लिख सकता हूं। तो मैंने इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G लिख लिया, इसके लिए डेल्टा G लिख लिया, इसके लिए डेल्टा G लिख लिया। जो ऑपरेशन इन रिएक्शंस पे होगा वही ऑपरेशन इनके डेल्टा G पर होगा। तो देखो ये रिएक्शन आएगी इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पर। ऐड करूंगा तो Fe2+ कैंसिल हो जाएगा, नेट रिएक्शन क्या बनेगी, Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। तो अगर ऐसा होगा तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा G3 नॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट लिख सकता हूं। बताओ डेल्टा G3 नॉट की वैल्यू कितनी, -3 इंटू F इंटू E3 नॉट इज इक्वल्स टू, बताओ डेल्टा G1 नॉट की वैल्यू कितनी, माइनस इसका NF कितना है, 2 इंटू F इंटू -0.447 प्लस डेल्टा G3 वैल्यू कितनी, तो प्लस की जगह माइनस लिख लो, उसको भी -1 इंटू F इंटू 0.771। देखो ये माइनस 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 कैंसिल, इधर से F और F कैंसिल। बताओ E3 नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, E3 नॉट इक्वल टू आएगा -2 इंटू 0.447 प्लस 0.771 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूं। क्या हम यहां से E3 नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आएगी 0.041 वोल्ट। यानी जो आपकी थर्ड रिएक्शन बनी
उसके ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ 0.041 वोल्ट। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप दो हाफ सेल रिएक्शंस को मिलाकर एक नई हाफ सेल रिएक्शन बना रहे हो, तो आपको कभी भी ई नॉट में डील नहीं करना, हमेशा किस में डील करोगे, डेल्टा जी। अगर रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो डेल्टा जी को भी ऐड करोगे, अगर रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनके डेल्टा जी को भी क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसको जनरलाइज करते हैं और एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। खैर हम फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, हम तो डायरेक्ट इसी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। तो आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, इसको एक जनरल फॉर्म में भी कर लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म का आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि वो वैलिड नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो मैं इसी को एक अननोन रिएक्शन की फॉर्म में लेके चल रहा हूं। मान लो मेरे पास आपके पास कोई एक मेटल है M, ठीक, वो भी यहां पर है कुछ N1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। आपने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए और ये कन्वर्ट हो गया M के अंदर। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे, आपने N1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे, तो ये M में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रिएक्शन लिखूं, सपोज सेकेंड रिएक्शन है कुछ MN2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस टू सम M, ठीक। चलो, या फिर चलो ऐसे रख लेते हैं इस फॉर्म में, MN2 प्लस इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या आ गया, M। अब आप देखो, मैं इससे, ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये अपनी सेकेंड रिएक्शन हो गई, मैं इससे एक थर्ड रिएक्शन बनाना चाहता हूं, थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन इससे MN1 प्लस चेंजेस टू MN2 प्लस, और साथ में यहां पे मान लो कुछ N3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन। मुझे फर्स्ट और सेकेंड से अपनी थर्ड रिएक्शन जनरेट करनी है। तो थर्ड रिएक्शन अगर मुझे जनरेट करनी है तो यहां पर आपके पास N2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर मुझे थर्ड रिएक्शन जनरेट करनी है तो मुझे इस रिएक्शन का ई नॉट बताना है। इसका ई नॉट है E1 नॉट, इसका ई नॉट है E2 नॉट, और इसका ई नॉट कितना है, सम E3 नॉट। मैं लिख सकता हूं। तो कुछ भी नहीं करना, सपोज ये रिएक्शन, बताओ ये रिएक्शन कैसे आएगी, ये रिएक्शन आएगी फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो M से M कैंसिल, N1 से N2 कैंसिल। मान लो N1 माइनस N2 N3 के बराबर आता है कुछ, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको दिख जाएगा। ये माइनस MN2 प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस MN2 प्लस। तो बोल सकता हूं कि रिएक्शन थर्ड को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 - 2 करना पड़ेगा। तो जो ऑपरेशन हम रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन हम किस पे अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी। तो मैं डेल्टा G3 को कितना लिख सकता हूं, बताओ, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, बोल सकता हूं। ये डेल्टा G3 की वैल्यूज आ गई। डेल्टा G3 को ई नॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो बताओ थर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा G कितना होगा, माइनस N3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इंटू F इंटू E3 नॉट, जो हमको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी इक्वल टू, बताओ डेल्टा G1 कितना होगा, माइनस N1 इंटू F इंटू E1 नॉट। सिमिलरली डेल्टा G2 कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस N2 इंटू F इंटू E2 नॉट। और लिख सकता हूं, कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस F माइनस F माइनस F। तो अल्टीमेटली N3 इंटू E3 नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो, N1 इंटू E1 नॉट माइनस N2 इंटू E2 नॉट, या फिर E3 नॉट सिंपली कितना हो जाएगा, N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट अपॉन N3। तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर ऐड करता तो फॉर्मूला फिर से क्या हो जाता, चेंज। तो हम कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, हम तो सिंपल टर्म्स में मूव करेंगे और जो क्वेश्चन दिया है उसको डेल्टा जी के थ्रू सॉल्व करके हम अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसको अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। आओ हम तो क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे हम और डील कर सकते हैं और दो हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करके एक नई हाफ सेल रिएक्शन बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी के ऊपर बेस्ड। सी द क्वेश्चन इज, आपको कुछ ई नॉट डेटा दिए हुए हैं। एक तो है Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Mn, और इसके लिए आपको ई नॉट दिया हुआ है, दैट इज माइनस 1.8 वोल्ट, 18 वोल्ट। और दूसरा आपको दिया हुआ है Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन
चेंजेस टू Mn2 प्लस, और इसके लिए E नॉट आपको दिया हुआ है प्लस 1.51 वोल्ट, ठीक। और आपको कैलकुलेट करना है E नॉट सेल या E नॉट फॉर द रिएक्शन Mn3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Mn, ठीक। आपको इन दोनों रिएक्शन से इस रिएक्शन के लिए E नॉट की वैल्यू पता करनी है। तो देखो तरीका सेम है, आप पहले देखो कि इन दोनों रिएक्शन से कैसे आप इस रिएक्शन को जनरेट कर सकते हो। तो दिख रहा है आपको, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो देखो Mn2 प्लस कैंसिल, Mn3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn, आपको क्या मिल जाएगी, थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। तो अगर थर्ड रिएक्शन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पर आ रही है तो बताओ मैं डेल्टा G3 इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 वो लिख सकता हूं। डेल्टा G3 कितना होगा, डेल्टा G3 होगा माइनस N3 इंटू F इंटू E3 नॉट होगा। बताओ डेल्टा G1 नॉट कितना होगा, डेल्टा G1 नॉट कितना होगा, माइनस N1 इंटू F इंटू E1 नॉट, और ये हो जाएगा माइनस N2 इंटू F इंटू E2 नॉट। तो माइनस माइनस F कैंसिल, फाइनल क्वेश्चन क्या बनेगा, N3 E3 नॉट will be equal to N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट, बोलो बनेगा। क्या मैं यहां से E3 नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल, N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N3, बस वैल्यूज पुट कर दो। बताओ फर्स्ट रिएक्शन में N1 कितना 2, तो 2 इंटू E नॉट की वैल्यू माइनस 1.18 प्लस सेकेंड रिएक्शन के लिए N2 कितना 1, तो 1 इंटू E नॉट की वैल्यू 1.51 अपॉन थर्ड रिएक्शन के लिए N3 कितना है 3, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो देखो सॉल्व कर लो, ये बन गया आपके पास माइनस 2.36 प्लस 1.51 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.36 में से 1.51 गया, ये 5, ये बचेगा 8, 0.85 बाय 3, तो माइनस 0.85 बाय 3, दैट इज माइनस पॉइंट, आपके पास आ गया 0.28 वोल्ट के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं। तो देखो बहुत आसान है, दो रिएक्शन दी थी, उनको ऐड करके आपने एक नई हाफ सेल रिएक्शन बनाई। कौन सी बनाई, हाफ सेल रिएक्शन। तो दोनों को ऐड किया, डेल्टा जी से कंपेयर किया, हम फाइनल ई नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ था, जैसे आप जानते हो कई बार जेई मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली यहां पूछ लेते हैं, पर जेई मेंस में क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था। जेई मेंस में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आया था। तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का फॉर्म जो एक्चुअली पूछा गया था हमसे। देखो आपको एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन इज कि Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, आपके पास बना रहा है Mn, ठीक, और इस रिएक्शन के लिए ई नॉट दिया हुआ है आपको माइनस 1.18 वोल्ट। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन दी है आपको Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Mn2 प्लस, इसके लिए ई नॉट दिया गया है प्लस 1.51 वोल्ट, और कह रहा है द ई नॉट फॉर द रिएक्शन 3Mn2 प्लस चेंजेस टू Mn प्लस 2Mn2 प्लस विल बी। अब क्या ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज माइनस 2.69 वोल्ट एंड रिएक्शन विल नॉट अकर। ऑप्शन बी इज माइनस 2.69 वोल्ट, reaction will occur. Option C is minus 0.33 volt, reaction will occur, and option D minus 0.33 volt, reaction will not occur. चलो तो देखो हमारे पास चार ऑप्शन है,
ई नॉट सेल के लिए बोल रहा है या तो माइनस इतना है, या माइनस इतना, माइनस इतना, माइनस इतना। देखो हम यहां से दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब कर सकते हैं। अगर ई नॉट माइनस आ गया तो सेल रिएक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या फिर वो होगा डी। तो ए और डी में से कोई एक आंसर होगा, बी और सी हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ई नॉट नेगेटिव आ गया रिएक्शन भी लगा के तो चांस ही नहीं रहेगा, रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकती है। तो दो ऑप्शन तो मेरे गायब हो गए, बचा कौन, ए और डी। चलो ए और डी के लिए चेक करते हैं। तो देखो ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल। देखो सिंस ये एक ही मेटल की रिएक्शन है और फाइनल भी एक ही मेटल इंक्लूड हो रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या मानकर चलूंगा, हाफ सेल। नेट सेल में क्या होता है, दो अलग अलग मेटल्स देखेंगे आपको, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट्स बोल दो। तो ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, दोनों को ऐड करने पर आपको ये थर्ड रिएक्शन जनरेट करनी है इन दोनों रिएक्शन से। ठीक है, जनरेट कर लो। जो ऑपरेशन रिएक्शंस पे अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन आपको डेल्टा जी पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान दो रिएक्शन के ऊपर, मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए Mn2+ चाहिए। देखो यहां Mn2 लेफ्ट साइड में, लेकिन यहां पर कहां है, राइट साइड में। तो क्या करूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये अपने आप किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। चलो कितने Mn चाहिए, 3, लेकिन यहां तो Mn कितना है, 1, यहां भी कितना है, 1, यानी इन दोनों में से एक रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ किसको मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट को या सेकंड को। ये मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं, एक सेकंड, ये आएगा Mn2+, यहां आएगा Mn3+, दोनों जगह 2+ हो गया था। तो बताओ किसको मल्टीप्लाई करो, मुझे Mn3+ का नंबर 2 चाहिए, तो Mn3+ तो यहीं पर है, यानी इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो लिखते हैं रिएक्शंस को। पहले रिएक्शन को ट्रांसफॉर्म करके लिख रहा हूं, Mn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Mn, इसके लिए बोल रहा हूं डेल्टा G1 बोल सकता हूं। सेकेंड रिएक्शन क्या है, Mn3+ प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Mn2+, इसको बोल रहा हूं डेल्टा G0। क्योंकि थर्ड रिएक्शन बनाने के लिए मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 2 लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो ये रिएक्शन में डेल्टा G2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो मैं लिखूंगा कि मैंने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2Mn2+ इधर आ गया तो ये क्या बनेगा, 3Mn2+। बोलो बनेगा। इससे क्या बनाएगा, इससे बनाएगा एक Mn प्लस ये माइनस 2Mn3+, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2Mn3+। बोलो लिख सकता हूं यहां तक। तो ये मेरे पास नेट रिएक्शन बन गई और इसका डेल्टा जी में बोल रहा हूं डेल्टा G3 तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन डेल्टा G3 किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा G1 माइनस 2 डेल्टा G2। ठीक, चलो ये हो गया। तो फिर डेल्टा जी की वैल्यू रखो, माइनस N3FE3 इज इक्वल्स टू माइनस N1FE1 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस N2FE2। तो माइनस F माइनस F कैंसिल, अल्टीमेटली बनेगा N3E3 इज इक्वल्स टू N1E1 माइनस 2 इंटू N2E2। या फिर इस N3 को भी इधर पहुंचा दो, होगा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। N1 कितना, यहां का एन फैक्टर कितना है, 2, तो N1 की वैल्यू हुई 2 इंटू E1 कितना है, माइनस 1.18 माइनस 2 इंटू, बताओ E2 की वैल्यू कितनी है, प्लस 1.51 अपॉन N3। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, N3। क्या आप मुझे इस रिएक्शन का एन फैक्टर बता सकते हो? इस रिएक्शन का एन फैक्टर बताने के लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी जहां हमने एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था, वहां पहुंचना होगा। ध्यान से देखना, यहां पर Mn+2 स्टेट में, यहां पर Mn 0 स्टेट में है। Mn+2 से 0 आ गया, कितने का चेंज, 1। यहां Mn+2 स्टेट में है और यहां Mn+3 स्टेट में है। Mn+2 से +3 चला गया, कितने का चेंज, 1। एक और चीज बहुत ध्यान से देखो, ये बोल रहा है मेरे पास टोटल 3 Mn थे। कितने Mn थे, 3 में से एक Mn तो आ गया 0 में, बाकी कितने बचे, 2। यानी यहां से 2 Mn कौन सी स्टेट में जा रहे होंगे, 3+ स्टेट में जा रहे होंगे। तो 2 Mn 2+ से कहां जा रहे हैं, 3+ में। बताओ अगर एक के लिए चेंज 1 है तो 2 Mn के लिए चेंज कितने का होगा, टोटल 2। लिख सकता हूं।
तो देखो यहां इंपॉर्टेंट चीज, यहां Mn+2 से आ गया 0 में, यहां Mn+2 से कहां चला गया +3 में, लेकिन सिंस 2 Mn+3 में जा रहे हैं तो इसके लिए नेट चेंज 2, इसके लिए नेट चेंज 1। अब ध्यान से देखना, ये +2 से 0 में जा रहा है, मतलब ये यहां पर रिड्यूस हो रहा है, और ये +2 से +3 में जा रहा है, मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो देखो यहां पर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे केस में जब हम एन फैक्टर निकालेंगे तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, यानी थर्ड रिएक्शन के लिए एन फैक्टर की वैल्यू हो गई 2, तो N3 कितना आ गया 2। सिंस यहां एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा, दोनों का एलसीएम दैट इज 2। तो N3 के लिए यहां 2 रख दो, तो आपको नेट E3 नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2.69 वोल्ट। बताओ ई नॉट कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर विल बी ए, ई नॉट इज -2.69 वोल्ट एंड रिएक्शन विल नॉट अकर। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करके एक नई हाफ सेल रिएक्शन बना सकते हैं और उसके लिए ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जिसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। तो आप एक बार इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो इसी टॉपिक के ऊपर, वो सेम ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए बस मैं इसको कवर अप करवा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो आपको एक ईएमएफ डायग्राम दिया हुआ है, ईएमएफ डायग्राम। डायग्राम इज आपके पास है FeO4 2-, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3+, ठीक। तो FeO4 2-, Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है और इसका ई नॉट आपको दिया है 2.2 वोल्ट। फर्दर ये जो आपका Fe3+ है, दिस कन्वर्ट्स इनटू Fe2+, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में और इसका ई नॉट आपको दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। फर्दर जो Fe2+ है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe में और इसका ई नॉट आपको दिया हुआ है -0.445 वोल्ट। What you have to do? You have to do is you have to calculate E naught for reaction दिया हुआ है FeO4 2- changes to Fe2+, ठीक है। तो आपको FeO4 2- से Fe2+ तक आने के लिए E naught की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी आपको डायरेक्टली यहां से यहां आना है, ठीक। तो क्या करो, आप रिएक्शन लिखो, पहले रिएक्शन लिखो। पहले रिएक्शन क्या होगी, FeO4 2- चेंजेस टू Fe3+। ध्यान से देखना, अगर आप यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो X -8 इज इक्वल्स टू -2, आयरन यहां पर आएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमको कैलकुलेट करना आता ही है। Fe आ गया +6, बताओ Fe +6 से कहां जा रहा है, +3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा। तो ये हो गई अपनी पहली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1। बताओ सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन में Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2+। आपको रिएक्शन बनानी है थर्ड रिएक्शन। बताओ थर्ड रिएक्शन कैसे आएगी, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो क्या मुझे थर्ड रिएक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। Fe3+ जाएगा तो थर्ड रिएक्शन क्या मिलेगी, FeO4 2- प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस टू Fe2+। ये बन गई मेरी थर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन मुझे बनानी है, देखो बनानी है ना। तो थर्ड रिएक्शन कैसे आई, थर्ड रिएक्शन आई फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करने पर। तो डेल्टा G3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। फिर से वही फंडा, डेल्टा G3 को -N3FE3 लिख लो, डेल्टा G1 को नॉट कर दो स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा -N1FE1 और ये हो जाएगा -N2FE2। -F कैंसिल। बताओ E3 की वैल्यू कितनी हो गई, N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N3। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। N1 बताओ फर्स्ट रिएक्शन का एन फैक्टर 3, तो 3 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस
N2 यानी सेकेंड रिएक्शन कैन फैक्टर 1 इंटू E2 नॉट के लिए कितनी है 0.77 डिवाइड बाय N3। बताओ थर्ड रिएक्शन कैन फैक्टर कितना है 4, तो डिवाइड बाय कितना कर दूंगा 4। क्या आप यहां से E3 नॉट कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट करोगे आपको E3 नॉट की वैल्यू मिलेगी 1.84 वोल्ट। कर सकते हैं? तो ये होता है आपके पास कोई दो या दो से ज्यादा हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करके जब आप एक नेट हाफ सेल रिएक्शन बनाते हो तो उसके लिए आप हमेशा किस में डील करोगे? डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। क्लियर है? चलो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसे आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। देखो अभी तक हमने जो सेल्स पढ़े वो थे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज गैल्वेनिक सेल। हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गया, अब हम मूव कर रहे हैं अपने सेकंड पार्ट में। हमने दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी सारे एप्लीकेशन देख लिए हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे हम उसके अंदर नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अब हम मूव करने जा रहे हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आओ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ऐसी बात नहीं कि आप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं जानते हो, कई बार आपने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुना है और आप इसका प्रोसेस भी जानते हो। और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और यहां पर क्या क्या फंडे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है, यह सोल्यूशन क्या है, मैं यहां पे ले रहा हूं मोल्टन NaCl। ठीक, यहां पर मोल्टन NaCl है और आप जानते हो कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और मोल्टन स्टेट में NaCl जो होगा लिक्विड वो होगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस, है ना। सीखा ना हमने, अगर हम एक आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट में जाए लिक्विड स्टेट में तो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? अपने आयंस की फॉर्म में। तो इस सोल्यूशन में कुछ Na प्लस आयंस है और कुछ Cl माइनस आयंस है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो मैंने यहां पे दो इलेक्ट्रोड लगाए और इन इलेक्ट्रोड्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं विद अ बैटरी। ठीक, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन है और आपने यहां पे दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगा दी हैं। तो आप जानते हो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो नेगेटिव आयन है ये किधर मूव करेगा? इस वाली प्लेट की तरफ, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये किधर मूव करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो देखो सिंस पॉजिटिव आयन Na+ को हम क्या बोलेंगे? कैटायन। तो कैटायन मूव कर रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहा है? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो सिंस कैटायन नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड। कैट मतलब कैटायन। कैटायन जिधर मूव करेगा, जिस प्लेट पर जाएगा उस प्लेट को हम क्या बोलेंगे? कैथोड। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये तो क्या हो गया मेरा? कैथोड। सिमिलरली एनायन किधर मूव करेगा? एनायन जिधर मूव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन मतलब एनायन, दैट इज एनोड। तो एनोड मेरा कैसा हो गया यहां पर? पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई बात समझ में? तो सिंस एनायन जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो पॉजिटिव प्लेट को मैंने क्या बोला? एनोड, और कैटायन जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ तो मैंने इसको क्या बोला? कैथोड। अब होगा क्या? कैटायन कैथोड पर पहुंचेगा, एनायन एनोड पर पहुंचेगा और दोनों रिएक्शन शो करेंगे। क्या रिएक्शन शो करेंगे? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो जो आपका Na+ आयन है वो कैथोड पे पहुंचेगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? Na सॉलिड। यानी कैथोड पर सोडियम मेटल विल डिपॉजिट, सोडियम मेटल विल बी डिपॉजिटेड। ठीक, एनोड पर क्या होगा? एनोड पर क्या होगा? एनोड पर Cl- आयन पहुंचेंगे
और Cl माइनस आयन एनोड पर पहुंचकर ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। तो एक Cl माइनस के लिए यहां पे लिख दो हाफ Cl2, यानी एनोड पे क्या होगी, क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व्ड। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर बोलूं नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या होगी, देखो दोनों को ऐड कर दो, Na प्लस और Cl माइनस ऐड होकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl। NaCl लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। यानी मैंने क्या किया, मैंने NaCl को करंट पास करके तोड़ दिया, डीकंपोज कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन हो रहा है। तो जब मैंने मोल्टन NaCl के सॉल्यूशन में करंट पास किया तो वो ब्रेक होकर सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस इवॉल्व कर रहा है। ऐसा प्रोसेस जिसमें करंट पास करने पर एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाए, डीकंपोज हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलो बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ, आपने एक सॉल्यूशन में करंट पास किया, करंट पास करने से वो जो इलेक्ट्रोलाइट था वो इलेक्ट्रोलाइट अपने बेसिक आयंस के अंदर ब्रेक हो गया, सॉरी बेसिक एलिमेंट्स में सोडियम और क्लोरीन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte into its constituent elements by passing current is called electrolysis। ठीक है, एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक करना करंट पास करने से, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इंपॉर्टेंट चीज, NaCl सोडियम मेटल और क्लोरीन में अपने आप ब्रेक नहीं हो सकता, यानी ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आप एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यहां पे कैरी करवा रहे हो, किसकी हेल्प से करवा रहे हो, बैटरी की हेल्प से। तो जब तक आप यहां पे बैटरी यूज नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। मतलब ये रिएक्शन को करवाने के लिए आपको यहां पे क्या यूज करनी पड़ेगी, बैटरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोलिसिस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried out with the help of battery। यानी अगर बैटरी होगी तो रिएक्शन होगी, अगर बैटरी नहीं हुई तो रिएक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि मैं जो बैटरी की एनर्जी है उस एनर्जी को किस काम में ले रहा हूं, रिएक्शन को करवाने के काम में ले रहा हूं। तो अगर आप बैटरी की एनर्जी को रिएक्शन की एनर्जी करवाने के काम में ले रहे हो, इसका मतलब दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी। तो सिंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जिस सेल में ये हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप एक ऐसी रिएक्शन को करवाने जा रहे हो जो अपने आप नहीं हो सकती है। तो अगर ये अपने आप नहीं हो सकती है तो इसको करवाने के लिए अपने आप बैटरी लगाई। ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस रिएक्शन को कैरी करवा रही है। जब तक बैटरी काम करेगी तब तक ये रिएक्शन होगी। जैसे ही बैटरी ने काम करना बंद कर दिया, ये रिएक्शन भी काम नहीं करेगी। तो बेसिकली हम बैटरी की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। वो बात समझ में आती है? तो ये बात क्या होते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब होता क्या है,
वो हमसे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछता है। न्यूमेरिकल्स कैसे? वो बोलता है कि अगर आपने मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है तो आप बोल रहे हो कि कैथोड पे कुछ सोडियम डिपॉजिट होगा और एनोड पे कुछ क्लोरीन रिलीज होगी, तो आप ये बताओ कि कितना सोडियम डिपॉजिट होगा और कितना क्लोरीन रिलीज होगा। ये सब हम कैसे कैलकुलेट करें? तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था फेराडे। मतलब मेरे पास नहीं आया था, बता रहा हूं, मतलब एक साइंटिस्ट था फेराडे। फेराडे ने हमको सिखाया कि कैसे हम यहां पर कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है और कितना क्लोरीन इवॉल्व हो रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आओ मिलते हैं फेराडे से और देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनके अमाउंट्स। पहले आप सब कॉपी करो ताकि मैं फेराडे से आपको मिलवाऊं और हम देखेंगे कैसे हम अमाउंट्स को कैलकुलेट करते हैं। चलो तो आओ डिस्कस करते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। देखो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फेराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि सपोज आपके पास ही कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहां पे आपने कैथोड लगा दिया, एनोड लगा दिया और साथ में लगा दी बैटरी। ठीक, अब हो गया आपने बैटरी से मान लो यहां पर कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया। क्या पास किया? Q अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे पास करते हो? आप पास करोगे करंट किसी एक फिक्स टाइम के लिए, और हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम। तो किसी फिक्स टाइम तक मैंने कुछ करंट पास किया होगा इस सॉल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी करवाया होगा, तो Q इंटू आई टी से मैं निकाल सकता हूं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो फेराडेज लॉ बोलता है कि यहां पर जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, मान लो सोडियम डिपॉजिट हुआ, तो जितना भी सोडियम यहां डिपॉजिट हो रहा है उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपने कितना चार्ज पास किया है। आप यहां पर जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा सोडियम डिपॉजिट होगा, और जितना कम चार्ज पास करोगे उतना ही कम सोडियम डिपॉजिट होगा। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, है ना। हमने कैथोड एनोड दोनों को इंक्लूड कर लिया है। कैथोड पर रिड्यूस होगा, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडाइज। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोन। इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना चार्ज फ्लो करवाया है, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहां पे W क्या है? W इज द मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक, और Q क्या है? Q इज चार्ज इन कूलम्स। कितना चार्ज आपने फ्लो करवाया इन कूलम्स। तो ये क्या है आपके पास? चार्ज। तो बस यही फेराडे का फर्स्ट लॉ है कि अगर आपने किसी सॉल्यूशन में Q चार्ज फ्लो करवाया है तो जितना भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोले यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा Z इंटू Q। ये जो Z है, Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक, जो भी आपके पास प्रोसेस हो रहा है, जो सेल हो रहा है, उसका क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और Z की वैल्यू होती है E अपॉन 96500। क्या होती है? E अपॉन 96500।
और यहां पर E होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। जो भी आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसका इक्विवेलेंट मास। तो Z की वैल्यू यहां रख दो, तो W का फॉर्म क्या बना, W का फॉर्म बना Z की जगह रखो E, तो E इंटू Q अपॉन 96500, या फिर Q की जगह लिख दो IT, तो W का जो फाइनल फॉर्म बना जिसको मैं याद रखूंगा, W इज इक्वल्स टू ZIT अपॉन 96500। ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट कि कितना करंट पास करने पर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, उसको मैं कहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, यूजिंग दिस फॉर्मूला ZIT अपॉन 96500। क्लियर है सबको? कॉपी करो, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपसे दोनों टाइप डिस्कस करूंगा अलग अलग। आज तो हम एक ही टाइप डिस्कस करेंगे, बाकी टाइप को अपन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन इज आपसे पूछ रहा है करंट ऑफ 2.6 एम्पियर इज पास्ड थ्रू a CuSO4 solution for 6 minutes and 20 seconds। ठीक, 6 मिनट 20 सेकेंड्स के लिए आपने इसको पास किया है। 6 मिनट 20 सेकेंड्स पूछ रहा है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखो आपने CuSO4 सोल्यूशन है, CuSO4 सोल्यूशन में बताओ कॉपर कौन सी स्टेट में होगा, +2, और साथ में बनाएगा SO4 2-। जैसे आप करंट पास करोगे पॉजिटिव आयन जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Cu। बताओ इस रिएक्शन में कॉपर का एन फैक्टर कितना, कॉपर का एन फैक्टर है 2। मैं एन फैक्टर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका मास बताना है, और W का फॉर्मूला हमने पढ़ा है EIT अपॉन 96500। तो मुझे E यानी इसके इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बताओ क्या मैं इस रिएक्शन में कॉपर का इक्विवेलेंट मास बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। मोलर मास 63.5 अपॉन एन फैक्टर कितना, 2। तो ये मुझे मिल गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, मिल गया। और क्या चाहिए, I करंट। बताओ क्या आपको करंट की वैल्यू दी हुई है 2.6 एम्पियर। टाइम दिया है 6 मिनट 20 सेकेंड, इसको आप बदल लो सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि हमको चार्ज कॉलम्स में लिखना है, तो करंट होना चाहिए एम्पियर में और टाइम होना चाहिए सेकंड्स में। तो 6 मिनट का मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20, तो कितना आपके पास 380 सेकेंड्स आएगा ना। 6 × 36 360 सेकेंड्स प्लस 20 कितना हो गया, 380 सेकेंड्स। बस सारी वैल्यूज को प्लेस कर दो। आपको मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैलकुलेट करना है। E हो गया 63.5 डिवाइड बाई 2 इंटू I की वैल्यू हो गई 2.6 इंटू टाइम कितना हो गया है 380 डिवाइडेड बाय 96500। बताओ क्या हम यहां से W कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप यहां पे W कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.325 ग्राम्स। खैर वो आप कैलकुलेट कर लोगे, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। खैर क्वेश्चन समझ में आपको, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले रिएक्शन लिखी और एन फैक्टर कैलकुलेट किया। ध्यान रखना एन फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आप इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर पाओगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सारी वैल्यूज रखी, हम मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी टाइप का और देखते हैं कि कैसे हम और इसको यूज कर सकते हैं। सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, इसे उड़ा रहा हूं यहां से, ये कह रहा है हाउ लॉन्ग will it take for a current of 6 ampere to deposit 78 gram gold from a solution of AuCl4। ठीक, आपको गोल्ड का मोलर मास दिया हुआ है, गोल्ड का मोलर मास होता है आपके पास 197। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ करंट ऑफ 6 एम्पियर टू डिपॉजिट 78 ग्राम गोल्ड फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ AuCl4। तो देखो AuCl4 में अगर मैं बात करूं तो गोल्ड कौन सी स्टेट में होगा, 4+ और क्लोरीन होगा -1। ठीक, डिपॉजिट किसको करना है, गोल्ड को, तो रिएक्शन लिखो Au4+ will gain 4 electron to form Au solid that is gold। बताओ इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर हो गया 4। अगर इसका एन फैक्टर 4 है तो क्या आप गोल्ड का इक्विवेलेंट मास बता सकते हो, बिल्कुल, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, आ गया इक्विवेलेंट मास। आपको बताना है कितना टाइम लगेगा इतने गोल्ड को डिपॉजिट करने में, तो W इक्वल टू क्या बन गया, EIT अपॉन 96500 लिख सकता हूं। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, W की वैल्यू 78, E हो गया 197 अपॉन 4 इंटू I, करंट हो गया 6 एम्पियर, टाइम कैलकुलेट करना है अपॉन 96500। बताओ क्या हम यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम आएगा सेकंड्स में, तो आपसे सेकंड में पूछा तो आप सेकंड में आंसर दे दोगे, आवर्स में पूछा है तो आवर्स में दे दोगे, और मिनट्स में पूछा है तो मिनट्स में। वहां पे आपको कन्वर्ट करना है, जैसे हम यहां पे कन्वर्ट करें तो आपको जो टाइम लगेगा दैट वुड बी 19139.16 सेकेंड्स। अगर आप सेकेंड्स में इसको कैलकुलेट करना चाहो तो, मान लो मुझे सेकेंड्स में नहीं देना, मिनट में देना है, तो मिनट में क्या करना पड़ेगा, 19139.16 को मैं कैसे डिवाइड कर दूंगा, 60 से, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट। आवर्स में बदलना है, आवर्स में, तो आवर्स में क्या करना पड़ेगा, 19139.16 को 3600 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा आवर्स में। बोला रही बात समझ में, लेकिन हाँ यहां से जो आप टाइम निकालोगे वो तो आपको हमेशा किस में मिलेगा, सेकंड्स में। फिर आपसे जिस यूनिट में पूछा है आप उसे उसी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। देखो ये आपके पास सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बोलता है कि जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका मास कितना चार्ज फ्लो हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का पहला एप्लीकेशन सिखाया है। अगला एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे।